नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन और साथ में ग्रामर को। और आज की वीडियो में हम यहाँ पर रुचिरा तृतीय भाग जो है इसको करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपके रुचिरा 1 और 2 भाग जो है कंप्लीट कर लिए हैं और इसके अंदर जो कुछ ग्रामर है वो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ जो कैंडिडेट है ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर ये सिर्फ बुक है, तो बुक के अंदर भी जो बहुत सारी व्याकरण होती है जहाँ से ही व्याकरण का निर्माण होता है। तो जब आपको पता होगा कि किस तरीके से व्याकरण बनी हुई है तभी आप जब उसे हल कर पाओगे। तो इसके लिए आपको उनके जो नियम उदाहरण हैं उन्हें जानना होगा। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो वीडियो में भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो रुचिरा तृतीय भाग जो है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके इसमें क्या कुछ पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर पाठानुक्रमणिका दी गई है। कौन कौन से लेसन है आपके यहाँ पर। मंगलम है, सुभाषितानि विलेस्यवाणिना कदापि में श्रुता डीजी भारतम सदैव पूर्तनि रही चरणम कंटकेन एव कंटकम गृहम शून्यता शून्यम सुता विना बार जनता हम संसार सागर से नायिका सप्त विगिन्य नीति नवनीतम सावित्रीबाई फुले क्या रक्षते ही क्या रक्षित है क्षितराजते भारत स्वर्ण भूमि आर्यभट्ट है और संधि कारक शब्द रूप और धातु रूप। तो इन्हीं को आज की वीडियो में हम जो यहाँ पर सबसे पहले जो है करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जब आपको जो ग्रामर के बारे में पता होगा तब आप उसे हल कर पाओगे। तो यहीं पर इसके जो नियम उदाहरण हैं उनको हम सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले अपनी जो यहाँ पर संधि जो है उसको हम देख लेते हैं। तो ये जो हमारी संधि यहाँ पर आ चुकी है और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संधि क्या होती है। पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन समं उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलेन यत् परिवर्तन भवति तत् संधि कथ्यते। जैसे विद्या प्लस में आल्य विद्यालय दिया गया है, इसका तो अंतिम और इसका शुरू वाला, तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, इनके मिलने से जो विकार होगा, जो मेल होगा, उसे हम संधि कहेंगे। जो यहाँ पर इसमें कहा गया है पूर्व पदस्य अंतिम, ये जो पूर्व पद है इसका अंतिम, अंतिम में क्या है यहाँ पर आ, अंतिम वर्णेन समम उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य, यह है उत्तर मतलब बाद का पद, इसका शुरू वाला ये वाला आ। मेलन यत् परिवर्तन भवति तत् संधि कहते थे कि जो पूर्व पद का अंतिम और उत्तर का शुरू वाला पूर्व वर्ण जब ये आपस में मिलेंगे, इनसे जो मेल होगा उसे ही हम संधि कहेंगे। विद्या प्लस में आल्य विद्यालय, विद्या में आ और आल्य में आ और आ में होने पर आपका विद्यालय जो है रूप यहाँ पर बनेगा। ए में यदि प्लस में आपी है, इसी प्रकार से यदि प्लस में आपी यद्यपि, कवि प्लस में इंद्र है, कवि इंद्र है, सामान्यतः संधि त्रिविध है तद यथा। सामान्य रूप से जो संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि को असंधि कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्वर संधि का नाम क्या है, असंधि। व्यंजन संधि का नाम क्या है, तो ये हल संधि है। और तीसरी है आपकी विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो आपकी स्वर संधि है उसको देख लेते हैं। स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलम स्वर संधि कहते थे। इसमें क्या है, दोनों स्वर होंगे, तो दोनों स्वर मिलने से स्वर संधि का निर्माण होगा। संस्कृत भाषा में स्वीकृता स्वर वर्ण इमे संधि। तो संस्कृत भाषा में जो स्वर बताए गए कौन कौन से? अ आ ई उ री ली लृ ए ऐ ओ औ। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये स्वर कहे गए हैं। स्वर संधो ते संपरस्पर मेलनम भवति अत्र केचित् विशेष संध्या उल्लेखनीय। तो ये जो आपस में मिलेंगे इन्हीं से जो निर्माण होगा तो वो स्वर संधि का होगा, जिसके उदाहरण यहाँ पर आगे दिए गए। इसके भेद भी होते हैं, जैसे ये दीर्घ संधि है और ये जो दीर्घ संधि है, जैसे यहाँ पर तो दीर्घ संधि दी गई है। ये जो स्वर संधि जो है इसके 5 भेद होते हैं जो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमारी दीर्घ संधि आ जाती है। दीर्घ संधि क्या होती है? अ ई और री।
हर्षवेभ्यो दीर्घेभ्यो व इति वर्णेभ्यः परम अ इ उ रि व इति हर्षवः दीर्घा व वर्णः भवन्ति चेत तयोः मेलनेन दीर्घः भवति। कि जैसे ये जो दिए गए हैं आयुन जो होते हैं अ इ उ और रि, हर्षव और दीर्घ, इन वर्णों के परस्पर अ इ उ रि ये होने पर, हर्षव या दीर्घ होने पर ये वर्ण होते हैं और इन्हीं के मिलने से दीर्घ का निर्माण होगा। जैसे ये सूत्र है आकाशवाणी दीर्घ है। कैसे निर्माण होगा? जैसे मुरारी ही दिए गए हैं। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा? मुर और अरि, मुर में अ और अरि में आ, तो अ और आ के मिलने से क्या बनेगा? दीर्घ हो जाएगा। जो दीर्घ मतलब ये आ चुका है मुरारी। पाठ आरंभ है, पाठ और साथ में आरंभ है, तो पाठ में अ और आ के मिलने से क्या होगा? दीर्घ ये हो जाएगा, तो बनेगा पाठ आरंभ है। दक्षिणायनम है, दक्षिण प्लस में आयनम, अ और आ के मिलने से दीर्घ आ जाए हो जाता है, तो बनेगा दक्षिणायनम। स्वराज्य आंदोलनम, सब राज्य साथ में आंदोलन, अ और आ के मिलने से क्या है? आ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, स्वराज्य आंदोलन। कवि प्लस में इंद्र है, कवि इंद्र है, कवि में ई और ई और ई मिलने से क्या हो जाएगी? दीर्घ ई ये हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ मतलब बड़ी ई। इसी प्रकार से जो यहाँ पर इसके अन्य उदाहरण दिए गए हैं, मुनीश्वर है, जैसे मुनि साथ में ईश्वर है, मुनि में ई है और यहाँ पर दीर्घ ई है, लेकिन बननी आपकी दीर्घ वाली ही है। चाहे यहाँ पर हर्षव हो या दीर्घ हो, यहाँ पर दोनों दीर्घ हो या हर्षव हो, बननी जो है आपकी दीर्घ ई ही है, तो ये आप याद रखिएगा। जैसे महेंद्र है, मही प्लस में इंद्र, अब यहाँ पर इसका उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पर हर्षव, यहाँ पर दीर्घ थी, अब इसमें बदल चुका है, यहाँ पर दीर्घ है, यहाँ पर हर्षव है, लेकिन बनने आपकी दीर्घ ही है, ये आप याद रखिएगा, महेंद्र है। इसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर महेश्वर है, यहाँ पर दीर्घ है, यहाँ पर भी दीर्घ है, बनने आपकी यही वाली है, महेश्वर है। इसी प्रकार से अन्य में ये उदाहरण आपका लागू होगा। भानुदय है, जैसे भानु साथ में उदय, भानु में ओ और दोनों ऊ होने पर दीर्घ ये हो जाएंगे। लघुर्मी है, लघु साथ में उर्मी, यहाँ हर्षव है, यहाँ दीर्घ है, लेकिन बन आपका दीर्घ वाला ही है, तो लघुर्मी। वधुद है, वधु साथ में उद है, वधु में ऊ है और ये हर्षव है, लेकिन बन आपका दीर्घ वाला ही है। पितृणम है, पितृ साथ में ऋणम, अब यहाँ पर री है, यहाँ री है, बन आपकी दीर्घ वाली ही है, ये वाली, इस प्रकार से दीर्घ होती है ये। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है सामान्य प्रक्रिया। ये इन्हीं के नियम हैं, जैसे कि अभी हमने उदाहरण में देखा था। तो अ और आ के मिलने से आ, ऐसे ही सुर में अ या आ हो तो आ या अ, मतलब कुछ भी हो इनमें से, सुर में चाहे तो दीर्घ हो या हर्षव हो, बनना आपका ये वाला है। इसी प्रकार से हर्षव या दीर्घ कोई सी भी हो, बनने आपकी यही वाली है। इसी प्रकार से हर्षव या दीर्घ कोई सा भी हो, बनने आपकी यही वाले हैं। इसी प्रकार से री, हर्षव या दीर्घ कोई सी भी हो, बनने आपकी दीर्घ ही है। इसी यही कंडीशन यहाँ पर री की भी है, हर्षव या दीर्घ कोई सा भी हो, बनना आपका दीर्घ वाला ही है। तो ये जो नियम है ये आपको पता होने चाहिए, इनसे ही आप जितने भी रूप हैं उनको आप सिद्ध कर पाओगे। इसके बाद आ जाता है जो यण संधि है। यण संधि में ई ओ री ली व इति वर्णस्य पश्चात भिन्न स्वर वर्ण है भवति चेत ए ओ री ली इत्यस्यां स्थाने क्रम से य व रला आदेश भवति। तो यण संधि में क्या होगा? जैसे ये दिए गए हैं ई ओ, ये री और ली, और जमा के बाद में इनमें से कोई सा भी हो, तो जमा के बाद में क्या बनेगा? यदि जमा से पहले ई उ री ली हो तो इनको क्या बनेगा? ई को या, उ को वा, री को रा और ली को ला होता है किसमें? यण संधि में। ई उ री ली व इति वर्ण से पश्चात भी स्वर वर्ण है भवति। ये अगर शुरू में हो, इनके बाद कोई सा भी हो, तो ये जायज को संप्रसारण होगा। कौन सा? ई को या, उ को वा, री को रा, ली को ला।
तो ये अगर ये सुर में हो, बाद में चाहे कोई सा भी हो, लेकिन इनका संप्रसारण होगा। इसके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं और ये सूत्र है, ये कोई अंश सूत्र है जो यह सब करता है। ये पहचान भी इसके आसानी से आपको आधा अक्षर जैस्मिन देखने को मिलेगा, कहीं पर भी हो आप एकदम से देखकर ही पहचान जाओगे। जैसे यद्यपि है, जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो यदि साथ में अभी बनेगा। मधुरी है, मधु साथ में अभी बनेगा। वधुआगमनम है, वधु साथ में आगमनम, वध में ओ और आ, ओ को वाह हो जाता है संप्रसारण, तो जब इसको वाह होगा तो याद हो जाएगा जैसे हुआ है। पितर आदेश है, पितृ प्लस में आदेश है, री को क्या है अर हो जाता है, ये वाला पितर आदेश है। लाकृति है, लरी को आकृति, लरी को क्या हो जाएगा ला, री को रा हो जाता है। और सभी के सभी जब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रुकिए। इसी प्रकार से इनके बारे में बताया गया। तो जैसे ये जमा है, जमा से पहले कोई सा भी हो, हर्ष दीर्घ कोई सा भी हो इनमें से, तो ये वाले फिर इनको बनेंगे। और जमा के बाद में कोई सा भी, जमा से पहले इनमें से कोई सा भी हो, जमा के बाद इनमें कोई सा भी हो, तो बनने आपके यही वाले हैं, यारा लावा। इसके बाद आ जाता है जो गुण संधि है। अब गुण संधि का सूत्र कौन सा है, पहचान क्या है इसकी। अ और आ इत्यन्यो पश्चात, ये जो आ है इनके बाद में ए ओ री री व इति वर्णागस्ति चेत क्रम से ए ओ अर अल वा भवति। तो अ और आ के बाद में ई ओ री री में से कोई सा भी वर्ण हो तो क्या हो जाएगा, इनको ये वाले हो जाएंगे, ए ओ अर अल वा। करेगा कौन सा सूत्र, ये वाला आद्गुण है। पहचान क्या है, एक मात्रा आपको देखने को मिलेगी। जैसे ये यहाँ पर सूत्र है, जमा से पहले अ या आ और जमा के बाद में हर्ष या दीर्घ कोई सी भी हो तो ए गुण हो जाएगा। जमा से पहले आ या आ कोई सा भी हो और उसके बाद उ या दीर्घ उ कोई सा भी हो, ओ हो जाएगा। जमा से पहले आ या आ में कोई सा भी हो और बाद में री हो तो अर हो जाएगा। जमा से पहले आ या कोई सा भी हो और बाद में री हो तो अर हो जाएगा। ये इसका सूत्र है। और ये जो है यहाँ पर इनके रूप हैं, देवेंद्र है, देव प्लस में देवेश है, देव प्लस में ईशा है। परोपकार है, पर प्लस में उपकार है, पर में अ और उ, जैसे यहाँ था ये अ और उ तो ओ हो जाएगा। एक कौन है, एक प्लस में उन है, एक में अ और उ, ये अ और ये वाला ओ होगा, ये वाला। महोर में है, महा प्लस में उर्मी, आ है और ओ है, ये आ और ये ओ, ये होला होगा। इसी प्रकार से देव प्लस में ऋषि, देव में आ और री, ये आ और री, ये आ और री तो इसको अर्क हो जाएगा देवर्षि। इसी प्रकार से यहाँ पर तव लकार है, तव प्लस में लिरिकार है, ये तव में आ और ये लिरी, ये आ और लिरी अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जाव रूप ये बनेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर वृद्धि संधि। अ और आ इत्यन्य पश्चात ए आई ओ औ व इति वर्ण आगस्ति चेत क्रम से ए ओ वा भवति, जैसे ये सूत्र है वृद्धि रेचि। और ये इनका फार्मूला है, नियम कह सकते हैं आप। जमा से पहले आ या आ कोई सा भी हो और इसके बाद में ए या आई कौन सी भी हो, बननी आपकी आई ही है। इसी प्रकार से जमा से पहले आ या आ कोई सा भी हो, बाद में ओ या आ कोई सा भी हो तो बनना आपका औ ही है। वृद्धि की पहचान कैसे करोगे, दो मात्राएं आपको वहाँ पर जैन के ऊपर देखने को मिलेगी। तो ये जितने भी यहाँ पर रूप हैं सभी सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एकई एकम है, जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, एक साथ में एकम। यहाँ पर अ और ए, ये देख सकते हैं अ और ए के मिलने पर आई बनेगा। इसी प्रकार से देवेश्वरी में देव प्लस में ईश्वरी, अ और आई है, अ और आई है बनेगा यही वाला। गंगोग है, गंगा प्लस में ओग है, आ है और ओ है, ये आ और ओ बनेगा आपका औ ही। महाऔषधि है, महा और औषधि, आ है और ओ है बनेगा आपका औ ही। ये सभी सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में जो अयाधि संधि है ये आ जाती है, ए आई ओ औ व इति वर्णस्य पश्चात कोऽपि स्वर वर्ण अगस्ति चेत तत्स्थाने क्रम से ऐ आय अव आव आदेश भवति। तो ये जो यहाँ पर दिए गए हैं ए आई ओ औ,
इनके बाद में कोई सा भी स्वर वर्ण हो तो क्या बनेगा, ये वाले आपके बनेंगे। जैसे है इसका सूत्र फार्मूला नियम यहाँ पर दिए गए हैं। ए आई ओ औ के बाद में कोई सा भी स्वर हो तो ये वाले आपके बनेंगे। जैसे नयनम है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे बनेगा ने साथ में अनम। अब ने में क्या है, ए है और अ है, तो क्या बनेगा, इसको आई हो जाएगा नयनम। गई साथ में अका, गाय का है जैसे है, आई है, ये वाले आई है और साथ में स्वर भी है, तो क्या बनेगा, ये वाला बनेगा आई। पौनम है, ओ है और अ है, तो क्या होगा, ओ को अव हो जाएगा। ए चाय वाला सूत्र है ये वाला, तो जिससे ये सारे ये वाले बनेंगे। इसी प्रकार से औ है और अका है, औ को आव हो जाता है, तो ये आप याद रखेगा। ए को आई को आए, ओ को अव और अव को आव होता है इस सूत्र के द्वारा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर आपकी संधि, और ये आपके कारक हैं। यहाँ पर कारक क्या होते हैं, वाक्य क्रियायाः सद्यः अन्वयेन पदेन शब्देन वा च भवति तत्पदम कारकम भवति। वाक्य क्रियायाः सद्यः अन्वयेन पदेन शब्देन वा भवति। कारकाणाम् अर्थ प्रकाशितुं येषां प्रत्ययानां संयोजन शब्दैः सह भवति ते प्रत्ययः कारक विभक्तयः भवन्ति। तो कारकाणाम अर्थ प्रकाशितुं, कारकों के जो अर्थ है उसको प्रकट करने के लिए जिन प्रत्ययों के साथ उन्हें यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिन प्रत्ययानाम संयोजनम शब्दैः सह भवति, शब्दों के साथ होता है, तो उन्हें वे प्रत्यय कारक विभक्तियाँ कहलाते हैं। और सामान्यतः कारक विभक्तियाँ ज्यादा दो मानी गई है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। अब जो यहाँ पर कारक विभक्ति है क्या होती है, कारक द्वारा प्रयुक्त विभक्ति ही कारक विभक्ति भवति। यथा जैसे बालकः विद्यालयं गच्छति, अत्र बालकः इत्यत्र कर्तृ कारकम इति प्रथमा विभक्ति। तो बालकः विद्यालयं गच्छति, ये कर्ता और कर्म और ये क्रिया। तो अत्र बालकः है, यहाँ पर जो बालक है, ये जो बालक है कर्तृ कारकम इति, तो ये कर्तृ कारक है, कर्ता है। और इसमें क्या है, प्रथमा विभक्ति होती है। विद्यालयम इति कर्म कारकम, विद्यालय क्या है, ये कर्म है, इसी कारण से इसमें द्वितीय विभक्ति होती है और ये आपकी क्रिया है। तो जो कर्तृकारक जो होगा तो क्या होगा, उसमें कर्ता कारक द्वारा प्रयुक्त विभक्ति। जैसे बालक है, बालक है विद्यालयम गच्छति, यहाँ पर बालक इस ये कर्तृकारक है, कर्तृकारक में इसमें प्रथमा, इसमें कर्म में द्वितीय और क्रिया जो है ये आत्मनेपद में होती है, जो आपको वाच्य प्रवर्तन में देखने को मिलेगी। तो इत्यत्र कर्म कारकम इति द्वितीय विभक्ति, तो ये द्वितीय है इसमें और ये क्रिया है। जो भी खाना खेलना पढ़ना उठना सोना बैठना ये सभी क्या है, जो काम होते हैं वही क्रियाएं होती है। इसके साथ ही आ जाता है यहाँ पर जो उपपद विभक्ति है। तो पदम आश्रित या विभक्ति सा उपपद विभक्ति ही, तो पदों को लेकर जो विभक्ति प्रयोग में आती है वो कहलाती है उपपद विभक्ति। जैसे गौरवे नम है, अत्र नमः इति पदस्य प्रयोगेन चतुर्थी विभक्ति, ये जैसे नमः है, नमः स्वस्ति स्वाहा सवधा लम्बा षट, ये जो होते हैं इनके योग में ये होती है विभक्ति चतुर्थी। तो ये नमः जो आया है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति। इसी प्रकार से ये अभिता है, ये सारी उपपद हैं, अभिता है, अभिता है, प्रीत है, समय, निक्षाहा, प्रति, तो ये सारी। तो अभिता जो है, अभिता के योग में उपपद विभक्ति होगी। तो ग्रामम अभिता है, पर्वतः सन्ति, ग्रामम द्वितीय, ग्रामम अभिता है, पर्वतः सन्ति। तो ये जो अभिता है, अभिता प्रीता है, ये उपपद विभक्ति के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये प्रीत है, प्रीता मतलब चारों कह देते हैं। ग्रामम प्रीत है, उद्यानम अस्ति। उभयतः विद्यालयम, उभयतः है पुष्पवाटिका। ये सिर्फ आपने इसको वाक्य को देखना ही नहीं है, आपके एग्जाम में सही करना भी आएगा, गलत जो होगा वो आपने बताना भी आएगा कि इसके अंतर्गत कौन सी विभक्ति है, किस कारण से विभक्ति है। तो उभयतः जो है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बनेगी इसके योग में। विद्यालयम उभयतः पुष्पवाटिका।
सर्वतः पुष्प वाटिका सर्वतः वृक्षा सन्ति, मतलब सब और। तो यहाँ पर द्वितीय पुष्प वाटिकाम सर्वतः वृक्षा सन्ति। सह सस्कंकेन सह रोहिणी गृहम गतवती। सस्कंकेन सह रोहिणी। शाकम है जैसे मया शाकम त्वम गच्छसि, समम है तव्य समम अहम गच्छामि, सह शाकम सार्धम समम। तो इनके योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो जैसे ये सस अंकेन है, ये मया है, तव्य है और प्रधानमंत्री न है, तो इन सभी के योग में तृतीय विभक्ति होती ये जो है सह शाकम सार्धम समम जो है इनके योग में ये वाली विभक्ति होगी, उपपद विभक्ति। तो जैसे सर्वतः पुष्प वाटिकम सर्वतः वृक्षा सन्ति, सह हो गया, सस्कंकेन सह रोहिणी गृहम गतवती, शाकम है मया, यह आपका सर्वनाम जो रूप है उसमें है, मया शाकम तुम गच्छसि, तव्य हो गया जैसे ये वाला भी, तव्य समम अहम गच्छामि। सार्धम है जैसे प्रधानमंत्री सार्धम मंत्रिण अपि गतवन्तः। इसके साथ ही यहाँ पर अलम है, जैसे अलम विवादे, अलम सर्मेण राम है रावणाय अलम। और नम है, नम के योग में चतुर्थी, गुरुवे नम है, अग्ने स्वाहा सवधा, पितृभ्य सवधा, वसट होगा देवताए वसट। तो इस प्रकार से चाहे यहाँ पर ये उपपद विभक्तियाँ हैं। और इसके बाद आ जाता है जो उपसर्ग है। तो क्योंकि आपकी बुक जो है उसी के अनुसार है, यहाँ पर ये दिए हुए हैं और इन्हीं के अंदर से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इनके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद उपसर्ग है, यहाँ पर धातु पूर्व उपसर्गान योजित व्यम नूतन क्रिया पदा नाम निर्माण करो। तो कहाँ पर है, धातु से पहले लगते हैं, जो शुरू में लगेंगे उन्हें हम उपसर्ग कहेंगे, जो बाद में लगेंगे उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो धातु पूर्व उपसर्गान योजित वयम नूतन क्रियापदा नाम निर्माण करो, और जिसके भी शुरू में लगते हैं तो उससे नए शब्द का निर्माण हो जाता है, नया अर्थ उससे निकलता है। उपसर्ग साधारणतः द्वाविंशति संख्या का, इनकी संख्या भी आ जाती है कई बार, तो ये 22 होती है इनकी संख्या। ये संख्यावाची शब्द है द्वाविंशति। कौन कौन से हैं, जैसे प्र प्र अप सम अनु अव निस निर्निस दुर दुस वियांगली अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि हो। तो इस प्रकार से 22 होते हैं। उपसर्ग योग्य धातु अर्थ है कवचित परिवर्तित है। उपसर्ग के साथ जब धातु में जब ये लगते हैं तो उनके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे यहाँ पर ये दिए गए हैं। उपसर्गेण धातु अर्थ है बलाद अन्यत्र नियत है। तो उपसर्ग जब ये धातु के साथ लगते हैं तो इनका अर्थ जो है कुछ अलग ही हो जाता है। जैसे ये हार रूप है, हार, इसके सुर में जब हमने विहार वी लगा दिया उपसर्ग, तो विहार घूमने भी आ जाता है। और इसी प्रकार से हार के आगे जब हम यहाँ पर सम लगाते हैं संहार, ये किसी को संहार करना मारने उसमें भी आता है संहार करना। इसी प्रकार हार के आगे में प्रा लगा दे तो प्रहार हमला करने में आ जाता है। हार के आगे हम जब परि लगा देंगे परिहार माला के समान उसमें आ जाता है। तो इस कहने का मतलब है जहाँ पर जो अगर ये किसी भी शब्द के सुर में जुड़ जाते हैं तो उसके अर्थ को भी बदल देते हैं। जैसे ये दिए गए हैं यहाँ पर विहार्थी में देख सकते हैं, वी उपसर्ग ह्री धातु हरण करने आते हैं विहार्थी। इसी प्रकार से सम उपसर्ग ह्री धातु समहर्ती है, उप ह्री होने पर उपहार्थी, परि ह्री होने पर परिहर्ती, ये वाले रूप बनते हैं। तो इस प्रकार से जिसके भी धातु के शुरू में लगेंगे उसके रूप को बदल देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर ये प्रत्यय है। विभक्ति रहितस्य मूल शब्दस्य अन्ते अर्थयुक्तम शब्दम प्रतिपादितुम या शब्दवर्णम अप्रयुज्यते स प्रत्यय करते थे। तो धातु थे हमने उपसर्ग पढ़ा था जो धातु के शुरू में लगते हैं, लेकिन जो ये प्रत्यय होते हैं ये बाद में लगते हैं अंत में। विभक्ति रहित मूल शब्दस्य अन्ते अर्थयुक्तम शब्दम प्रतिपादितुम यह शब्दवर्ण व प्रयुज्यते स कहते थे। तो मतलब ये जो है बाद में लगेंगे। विभक्ति रहित मूल शब्द संस्कृत व्याकरण प्रकृति उच्यते। विभक्ति रहित मूल शब्द और संस्कृत व्याकरण में प्रकृति कही गई है। प्रकृति एवं द्विविधा, ये जो प्रकृति है ये दो प्रकार की है। तथा यथा धातु और प्रातिपदिक एवं धातु प्रातिपदिकात् च अनंतरम। तो धातु और प्रातिपदिक में जो अंतर है, यह वर्ण प्रयुज्यते स प्रत्यय। इसी प्रकार धातु और प्रातिपदिक में के जो अनंतर है, जो वर्ण प्रयोग में आएगा
वही प्रत्यय होगा। जैसे राम है इति शब्देन राम है, राम प्रातिपदिक अस्ति, तो राम है इति, इसमें राम प्रातिपदिक है और विसर्ग हैं, ये प्रत्यय हैं, ये विसर्ग हैं, ये प्रत्यय हैं। तथैव पठित्वा इति शब्दे पठ धातु और कत्वा प्रत्यय च है, तो जैसे ये पठ धातु हो गई, इसके बाद में जो लग रहा है कत्वा प्रत्यय, तो ये होते हैं। प्रत्यय पंचविधा भवन्ति। अब प्रत्यय जो है 5 है। कौन कौन से? विभक्ति, कृत, तदित, स्त्री प्रत्यय। वैसे तो 3 होते हैं प्रत्यय, कृत, दंत, तदित और स्त्री प्रत्यय, लेकिन यहाँ पर जो है प्रत्यय 5 प्रकार के आगे बताए गए हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे वे विभक्ति, कृत, तदित, स्त्री प्रत्यय, धातु और अवयव। अत्र इमे प्रत्यय भी अवबोधनीय। यहाँ पर ये जो प्रत्यय देगा इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले विभक्ति है, ये जो है विभक्ति, फिर कृत, तदित, स्त्री, धातु, अवयव। तो सबसे पहले विभक्ति है। धातु नाम अनंतरम ति, तह और अंति, प्रभृत्य प्रत्यय प्रातिपदिक नाम च अनंतरम सु औजस प्रभृत्य प्रत्यय विभक्त्या प्रत्यय भवन्ति। ये जो तिप्तास जी आपने पढ़ा होगा, तिप्तास जी, सिप्तास्था, मिपुअस्मस, तो इनकी जगह पर ये होते हैं। तिप का जैसे तिप है तो ये जो पा है इसका लोप हो जाएगा। तस है ऐसे ही यहाँ पर इसका भी, और जी को अंति हो जाता है, जो अंत एक सूत्र आता है लघु स्थान कौमती में, तो उसके बाद बनता है अंति। तो ये जो है यहाँ पर तीतांति प्रभृतिभ्य प्रत्यय प्रातिपदिक नाम च अनंतरम सुओजस प्रभृत्य प्रत्यय विभक्ति प्रत्यय भवति। तो जैसे तीप्ता जी हैं, इनके स्थान पर सुओजस होते हैं। राम, सु, राम है, ये तो होंगे सुओजस, तो आपके शब्द रूप में होते हैं, और ये आपके धातु रूप में है। ये सुबंत होते हैं, ये तिगंत है। जैसे गस्ती है, गम धातु और तिप प्रत्यय, तिप का पा का लोप हो जाएगा, ती ही बचता है। और इसी प्रकार से पठंती है, ये अंत्य है, तिप्तस जी को अंत्य होता है, उसके बाद बनता है पठ, और अंत्य होने पर पठंती। तो ये आपका प्रातिपदिक और ये धातु। प्रातिपदिक मतलब जो आपके रूप है, और धातुएं ये वाली। इसके बाद आ जाता है जो कृत है, कृदंत। धातु पश्चात प्रयुक्तः प्रत्यय कृत प्रत्यय होती। धातु के बाद जो प्रत्यय लगेंगे उन्हें हम कृत प्रत्यय कहेंगे। जैसे पठ धातु है, लुट प्रत्यय है। लुट में ट और ला जो इनको लोप होकर यू बचेगा, यू को आना हो जाता है योना को सूत्र के द्वारा। तो उसके बाद जब बनता है पठनाम। इसी प्रकार से तदित है, संज्ञा सर्वनाम च पश्चात प्रत्यय तदित होती है। तो कृत हो गए जो धातु के बाद लगेंगे, और तदित हो गए जो संज्ञा सर्वनाम के बाद लगेंगे। संज्ञाया सर्वनाम च पश्चात प्रत्यय तदित होती। जैसे शिव शब्द है और अण प्रत्यय है, तो शव है यहाँ पर बनेगा। इसी प्रकार से स्त्री प्रत्यय है। पुल्लिंग शब्दों को जब हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं तो उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहेंगे। जैसे ये चतुरा रूप है, चतुर शब्द और टाप प्रत्यय, अजाद्य टाप सूत्र है, ये सभी के अलग अलग होते हैं। तो टाप है, टाप का क्या है, आ ही शेष बचता है, तो बनेगा चतुरा। दात्री है, जैसे दात्री और साथ में गीप है। अब जो गीप है इसका क्या है, इधर की शेष बचेगा, तो उसके बाद बनेगा दात्री। इसके बाद आ जाता है धातु अवयव। धातु ही भक्तेश मध्य सन सप अनिच प्रभृत्य प्रत्यय धातु अवयव बनती। धातु और विभक्ति के मध्य में, बीच में सन, सप, अनिच आदि जो प्रत्यय धातु अवयव कहलाते हैं। जैसे पठ धातु और अनिच प्रत्यय, वैसे ही अनिच का भी शेष बचता है। और तिप 10 में तिप में पा का लोप होकर 30 शेष बचेगा। तो उसके बाद जो है रूप सिद्ध होगा। अंगल भाषा में प्रत्यय शब्द कृत्य सुफिक्स शब्द वर्तते। तो जिसे हम हिंदी में अपने प्रत्यय कह देते हैं, तो अंग्रेजी में उन्हें सुफिक्स कहा जाता है। केजन प्रमुखा व्यवहारिका च प्रत्यय संति।
कुछ जो महत्वपूर्ण जो है प्रत्यय है, जैसे कत्वा, तुमुन, सत्री, सानस, तव्य, तानियर, कत, कत्वतु, घै, टाप, ल्यूट, अनिच, लैप, ये प्रत्यय है। और कुछ के उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे गम धातु में कत्वा जोड़ेंगे तो गत्वा बनेगा जाकर, इसका अर्थ है। पठ में कत्वा जोड़ेंगे पठित्वा, पढ़कर। हस में कत्वा जोड़ेंगे हसित्वा, हंसकर। लैप जो है इसमें जब हम बनाएंगे परी और तेज होने पर परितज्य। इसकी पहचान है सबसे बड़ी, सुर में तो आपको अवयव उपसर्ग देखने को इसमें मिलेगा, तो जैसे है। बाद में या होगा, प ला का तो लोप हो जाता है, या से पड़ता है। परी उपसर्ग, तेज धातु और लैप का या है। ऐसे विहस्य है, विहस और लैप। ऐसे उपगम्य है, उपगम और लैप। इसी प्रकार से तुमन प्रत्यय है। निय तुमन होने पर ने तुम, गम और तुमन होने पर गम तुम, पर तुमन होने पर पटी तुम, चल तुमन होने पर चली तुम, तो ये रूप बनेंगे। तो ये जो है यहाँ पर आपके धात्विक प्रत्यय से संबंधित जो महत्वपूर्ण नियम उदाहरण थे, तो इन्हीं के अंदर से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम इससे आगे का जो भाग है वो भी जो व्याकरण है वो रह जाती है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।